कहते हैं हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए आज हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं ताकि आपकी याददाश्त फिर से दुरुस्त हो सके, क्योंकि हमें भूलने में ज़रा भी समय नहीं लगता। अब से कुछ घंटों के बाद दुनिया को कोरोना वायरस की महामारी से लड़ते हुए 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, 1 साल, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले 11 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया था। और इस 1 साल में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, आज हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि पिछले साल आज ही के दिन आप क्या कर रहे थे, आपकी मनोस्थिति क्या थी। 11 मार्च 2020 को जब WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया, उससे 1 दिन पहले भारत में होली का त्योहार था। अब आप याद कीजिए कि पिछले साल होली के त्योहार पर आपकी मनोस्थिति क्या थी, आप क्या कर रहे थे। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस दिन होली का रंग बहुत फीका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन लोगों से अपील की थी कि वो होली मिलन के कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। तब खुद प्रधानमंत्री भी इन बातों पर अमल कर रहे थे और लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए कह रहे थे। हालांकि उस समय लोगों के मन में डर था, घबराहट थी और हर किसी को यह लग रहा था कि जब चीन, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली देश, आधुनिक देश कोरोना वायरस के सामने बिल्कुल बेबस हैं, तो फिर आखिर भारत जैसा देश कोरोना वायरस के सामने क्या कर लेगा, हमारा क्या भविष्य है। लोग डर गए थे। लोगों को लगता था कि अब परिवारों का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, सबसे बड़ी बात वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं। उस समय परिस्थितियां भारत को वक्त की कसौटी पर परख रही थी और तब देश के प्रति उसकी योग्यता, क्षमता और प्रयासों को लेकर अपने ही देश के लोगों में विश्वास की बहुत कमी थी। सबको यही लग रहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में भारत दुनिया के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित होने वाला है। और एक तो हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है और दूसरा हमें अपने ऊपर विश्वास भी नहीं था। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए और आज भारत ना सिर्फ इस युद्ध को जीतने की स्थिति में है, बल्कि हम पूरी दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां कैसे जीती जाती हैं। इस 1 वर्ष में भारत ने कई मुश्किलों का सामना किया और इनमें कामयाबी हासिल की। इसलिए आज इस पूरे सफर को देखने का दिन है। कई बड़े झटके खाने के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है। आप याद कर लीजिए पिछला साल और अब देखिए अब क्या हो रहा है। 37 देशों के एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। यानी हम चीन और अमेरिका से भी आगे रहेंगे। आज देश को कोरोना वायरस की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन मिल चुकी हैं और ये दोनों वैक्सीन भारत में विकसित की गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है और अब तक 2 करोड़ 40 लाख लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले साल ये सब कुछ सोचना भी असंभव सा लगता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में कोरोना वायरस के प्रतिदिन लगभग 17,000 नए मामले सामने आ रहे हैं आजकल, जबकि आज से 6 महीना पहले 16 सितंबर को यह आंकड़ा लगभग 98,000 था। भारत में उस समय हर रोज कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख के आसपास थी। लेकिन हमारे देश ने इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया और आज ये संख्या सिर्फ 17,000 रह गई है। आज जब कोरोना वायरस को 1 साल पूरा हो गया, तब यह समझना जरूरी है कि भारत ने यह जंग जीती कैसे। भारत ने यह लड़ाई संयम से जीती और हमने दुनिया को यह दिखाया कि संयम से बड़ा कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं है। जब हमारे देश को लेकर कई तरह की अफवाहें, कयास और गलत अनुमान लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि भारत जो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना नामुमकिन है, तब इन सब बातों को हमने गलत साबित किया और हमारे देश के लोगों ने दिखाया कि जब कोई संकट हमारे देश पर आता है, तब हम अनुशासित रहकर अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने की काबिलियत रखते हैं। आज हम भारत की इसी अद्भुत सफलता का डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो विश्लेषण दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि पिछले वर्ष मार्च के महीने में भारत में क्या स्थिति थी और कैसे प्रधानमंत्री मोदी संकट के समय भी देश को इससे बाहर निकालने की योजना पर काम कर रहे थे और लॉकडाउन इस कड़ी में कैसे
पहला बड़ा कदम बना था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इस बार किसी होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना वायरस को आसानी से हरा सकते हैं। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आपका किसी का भी शहर में बाहर सड़कों पर निकलना पूर्णतया वर्जित है। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पांच अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का ये सफर आज आप हमारे साथ एक बार फिर से इसे याद कर रहे हैं। इस सफलता के पीछे की कई बड़ी वजहें हैं। भारत में पिछले साल 24 मार्च को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली लॉकडाउन लागू किया गया। आज आप उस लॉकडाउन को याद कीजिए। उस दौरान 4 लॉकडाउन लगाए गए थे और कुल 70 दिनों के लिए देश के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। लॉकडाउन के दौरान 3 जोन कैटेगरी अपनाई गई थी, जिसके तहत 3 श्रेणी में सारे इलाकों को बांट दिया गया था: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन।
रेड जोन में वो इलाके थे जहां कोरोना वायरस का जबरदस्त संक्रमण था। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में इसके फैलने की काफी आशंका थी और ग्रीन जोन के वो इलाके थे जहां संक्रमण के मामले नहीं थे, जो सेफ थे। हालांकि तब सरकार की इस नीति की बहुत आलोचना हुई थी। कहा गया था कि ऐसा करके लोगों से भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसके बावजूद दबाव में नहीं आई और इसके अच्छे नतीजे पूरे देश को मिले। फिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत ने विदेशी और घरेलू यात्राओं को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए और अब भी सीमित रूप में ये पाबंदियां जारी हैं। आपको याद होगा, फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी। इसके अलावा कोरोना वायरस की टेस्टिंग क्षमता पर जोर दिया गया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी अलग से नीति अपनाई गई। इससे कोरोना के संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सकी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट तब किए गए। उदाहरण के लिए 9 मार्च को यानी कल भारत में 7,63,000 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं। लेकिन आपको याद होगा, आज से 1 साल पहले कांग्रेस के कई नेता यह कह रहे थे कि भारत में टेस्टिंग की स्पीड बहुत स्लो है और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि कम मामले दर्ज हों। आप याद कर लीजिए, पिछले साल यह कहा जा रहा था कि सरकार असली मामलों को दबा रही है और असली जो संख्या है संक्रमण की उसको सामने नहीं आने दे रही, इसलिए जो टेस्ट हैं वो कम करवाए जा रहे हैं। याद कर लीजिए आप। जबकि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे और जबरदस्त राजनीति इस पर हो रही थी। आज जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, हास्यास्पद लगेगा ये सब। ये सरकार की दूरदर्शिता थी कि जब पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि कोरोना वायरस बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तब भी केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए और भारत में स्कूल और कॉलेजों को बंद करने में जरा भी संकोच नहीं किया। और ऐसा करके सरकार ने यह बताया कि उसकी पहली प्राथमिकता बच्चों को बचाना है। लॉकडाउन के दौरान 15 लाख स्कूल बंद कर दिए गए, जिनमें 28 करोड़ 60 लाख छात्र पढ़ते हैं। उस दौरान भारत में मास्क की काफी किल्लत हो गई थी क्योंकि फेस मास्क नहीं थे लोगों के पास। इसकी वजह से लोगों में डर का माहौल था। लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति बिल्कुल बदल गई और भारत की कई बड़ी कंपनियों ने, छोटी कंपनियों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए और आज स्थिति यह है कि भारत दूसरे देशों को भी अच्छी क्वालिटी के मास्क एक्सपोर्ट कर रहा है और पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश भी भारत बन चुका है। आप याद कर लीजिए, जब हम इस पूरे सफर की शुरुआत कर रहे थे, हमारे देश में ना तो पीपीई किट बनाने की कोई क्षमता थी और ना ही हमारे देश में मास्क बनाने की कोई क्षमता थी। पिछले साल लॉकडाउन लगने से पहले भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में सिर्फ 1 लेबोरेटरी थी, सिर्फ 1। और अब इन लेबोरेटरीज की संख्या लगभग 2,500 हो गई है, 2,300 हो गई है। यहां हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक कॉलर ट्यून बनाई गई थी और इसका काफी विरोध भी हुआ था। तब सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम बनाए गए थे कि दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है और भारत कॉलर ट्यून बना रहा है। इस विषय को लेकर भारत का मजाक बनाया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि इस कॉलर ट्यून की मदद से भी सरकार लोगों को बहुत जागरूक कर पाई और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का बहुत सख्ती से पालन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय कॉलर ट्यून को लेकर भारत का मजाक उड़ रहा था, उस समय हमारे वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर चुपचाप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उन्हें कामयाबी भी मिली। भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई और अब तक दुनिया के कुल 66 देशों को 5 करोड़ 81 लाख वैक्सीन की डोज एक्सपोर्ट की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 80 लाख वैक्सीन मुफ्त में दी गई है। हमारे देश के लिए सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जब भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हुए, तब अमेरिका के एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने एक अनुमान लगाया और वो अनुमान यह था कि भारत में कोरोना वायरस से 60 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। 60 करोड़, जबकि 50 लाख लोगों की जान जा सकती है। सोचिए, एक देश में 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाए। जबकि आज का अपडेट यह है कि इस बीमारी से लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। एस्टिमेट तो था 50 लाख, बल्कि कई लोग तो यह भी कह रहे थे कि इससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख मृत्यु हमारे देश में इससे हुई है, जो कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे उनके मुकाबले काफी कम है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिली इस सफलता की 3 और बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, पुरानी महामारियों से निपटने का अनुभव।
1918 में भारत ने विश्व युद्ध के दौरान स्पेनिश फ्लू का सामना किया, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिर 1994 में प्लेग नाम के वायरस पर काबू पाया। 2009 में भारत ने स्वाइन फ्लू का मुकाबला किया। यानी कोरोना वायरस के संकट से निपटने में पुराना अनुभव काफी मददगार साबित हुआ। दूसरी वजह है गांवों के मुकाबले शहरों में कम आबादी। भारत में आज भी सिर्फ 30% आबादी शहरों में रहती है और यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के मामले तो बढ़े, लेकिन हम कभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में नहीं गए। और तीसरी वजह है लिमिटेड ट्रैवल, यानी सीमित यात्रा और इसे लेकर की गई सख्ती। हमारे देश में जो यात्रा है वो बहुत सीमित कर दी गई थी, इसलिए भी हमें फायदा हुआ। भारत के लिए कोरोना वायरस का ये 1 वर्ष बहुत सारे अनुभवों से भरा है। आप कह सकते हैं कि अब हमारे देश के रेज्यूमे में, हमारे सीवी में, हमारे बायोडेटा में ये अनुभव शामिल हो गए हैं। अब जब भी दुनिया में इस तरह का कोई संकट आएगा तो भारत को हमेशा उसकी इस सफलता और अनुभव के लिए याद किया जाएगा और हम दूसरे देशों को भी बता पाएंगे। हम स्कूलों में हेल्थ इज वेल्थ और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें पढ़ते आए हैं, लेकिन इन बातों को लेकर हमने कभी गंभीरता दिखाई नहीं। इस महामारी ने इसे लेकर भी हमारी धारणा बदल दी और इस 1 वर्ष में कई बदलाव आए। ये बदलाव क्या हैं? अब आप ध्यान से देखिए। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके आसपास, आपके जीवन में आ चुके हैं बदलाव। पहला बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आया है वर्क फ्रॉम होम। भारत एक ऐसा देश है जहां ये कहा जाता है घर और काम को अलग अलग रखना चाहिए, घर अलग, दफ्तर अलग। लेकिन इस महामारी ने ये धारणाएं तोड़ दी और हमारे देश ने कामकाज की संस्कृति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखा। आज बहुत से लोगों का घर ही उनका दफ्तर बन गया है, बेडरूम मीटिंग रूम बन चुका है। अब आप कह सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को अपनाने में हमारे देश के लोगों को और कई साल लग जाते। इस पूरी अवधि में हमने एक और परिवर्तन देखा। भारत में अब बहुत से लोग वाईफाई वाली लाइफ के मोड में आ चुके हैं। आज हमारे देश में डेटा आटा जितना ही महत्वपूर्ण हो चुका है और भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 70 करोड़ हो चुकी है। आज बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट चाहिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट जरूरी है। राशन और दूसरी चीजों की खरीदारी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मनोरंजन ऑनलाइन है। लोगों के जीवन में आए इस परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस ही है। ये परिवर्तन आते तो सही, लेकिन अभी और बहुत वर्षों के बाद आते। इस महामारी की वजह से एक और परिवर्तन है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत जागरूक हो गए। बहुत से लोगों को पहली बार यह पता चला कि बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोरोना की वजह से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर न सिर्फ बहुत जागरूक हो गए, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज तरह तरह के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक पद्धति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग काढ़ा पी रहे हैं, बाजार से अलग अलग तरह की दवाइयों को खरीद रहे हैं। इस महामारी से पहले शायद ही आपने लोगों के मुंह से यह सुना हो कि वो नाश्ते या खाने के बाद काढ़ा पीना चाहेंगे, या आपने लोगों की भीषण गर्मी में च्यवनप्राश आपने लोगों को खाते हुए देखा हो। लेकिन अब ये सारी बातें आम हो चुकी हैं। आज लोग समझ गए हैं कि स्वास्थ्य ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सही रखने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी हेल्थ इज वेल्थ, जिसे अब तक हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं किताबों में, उसे हमने सही रूप में अब जाकर समझा है कि आपकी जो हेल्थ है वही आपकी असली संपत्ति है। हेल्थ इज योर न्यू पासपोर्ट, यानी आपका स्वास्थ्य ही अब आपका नया पासपोर्ट है। यह परिवर्तन भी इस महामारी की वजह से लोगों में आया। आज अगर आपको कोई बीमारी है, बुखार है, कोई और परेशानी है, आप खांसते ज्यादा हैं, तो किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना अब आपके लिए आसान नहीं है। पहले कहा जाता था कि जिन लोगों के पास पैसा है, जो धनवान है, समृद्ध है, वही दुनिया घूम सकते हैं और दुनिया देख सकते हैं। लेकिन अब बदल रहा है सब कुछ। अब वही लोग दुनिया देख सकते हैं जो स्वस्थ हैं, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर ही आपका नया पासपोर्ट बन चुका है। और सिंगापुर में इसे लेकर एक नया प्रयोग शुरू हो चुका है, जिसके तहत लोगों के पास उनका डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट होना अब अनिवार्य है। तो आप हैरान मत होइएगा, अब जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे किसी दूसरे देश में, तो आपके असली पासपोर्ट के साथ साथ आपका हेल्थ पासपोर्ट देखा जाएगा, जिसमें आपकी हेल्थ की पूरी हिस्ट्री होगी, जिसमें लिखा होगा कि आपको कब कब क्या क्या बीमारियां रही हैं, जिसमें यह भी लिखा होगा कि आपका कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और यह सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं है। अब जब आप कहीं नौकरी के लिए आवेदन देंगे तो हो सकता है कंपनियां भी यही देखें कि कौन सा व्यक्ति कितना स्वस्थ है
और लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां स्वस्थ लोगों को ही अपने यहां नौकरी पर रखना चाहेंगी। इसलिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ व्यवस्थाएं ही नहीं बदली, बल्कि इससे लोगों की सोच भी बदल चुकी है। भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से जो लोग पहले ये कहते थे कि परिवार के लिए उनके पास समय नहीं, आज उनकी ये सोच बदली है। अब लोग ये समझ चुके हैं कि पैसे से बड़ा अगर कुछ है तो वो है परिवार, यानी परिवार पैसे से बड़ा है। परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी रीढ़ होता है। अगर रीढ़ कमजोर हो जाए या टूट जाए तो पैसा फिर किसी के काम नहीं आता है। इसलिए पैसा जीवन में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर आज आप बीमार हैं तो कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, आप दूसरे देश की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप बीमार हैं तो ये पैसा शायद आपके काम नहीं आएगा, परिवार काम आएगा। और इस दौरान लोगों ने ये देख लिया, लॉकडाउन के दौरान लोग महीनों तक अपने परिवारों के साथ रहे और लोगों को ये समझ में आया कि अपनों में और परायों में क्या फर्क है। इसलिए इस कोरोना वायरस ने हमें अपनों की पहचान कराई, परिवार कितना महत्वपूर्ण है वो भी हमें एक बार फिर से सिखाया। इस पूरे 1 वर्ष के दौरान लोग ये भी समझे कि घर एक मंदिर है। जिस समय देश में लॉकडाउन लगा, सारे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हो गए, आप कहीं नहीं जा सकते। तब बहुत सारे प्रवासी मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े थे। आपको याद होगा, वो बस किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहते थे। यही नहीं, विदेशों में फंसे छात्रों ने भी उस समय भारत सरकार से अपने घर लौटने की अपील की थी। और तब ये सभी लोग कह रहे थे कि वो अपने घर पर जाकर ही मरना पसंद करेंगे। अगर मौत भी आएगी तो वो कहीं परदेश में नहीं मरना चाहते, किसी दूसरे शहर में नहीं मरना चाहते, अपने घर में, अपने गांव में मरना चाहते हैं। इसलिए रुकेंगे नहीं। और आपको याद होगा, दुनिया भर में लोग, चाहे किसी देश में हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छात्र हो या प्रवासी मजदूर हो, सब लोग किसी भी कीमत पर अपने घर आना चाहते थे। विदेशों में जो लोग हमारे भारतीय रहते थे वो भी किसी भी कीमत पर अपने घर ही लौटना चाहते थे। इसने हमें यह बताया कि घर कितना महत्वपूर्ण है। अपने घरों से दूर रहने वाले लोगों को यह समझ में आया, सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो वो है आपका घर। ये तस्वीर आप देखिए, हम थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये सारी तस्वीरें, ये उन लोगों की तस्वीर हैं जो किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते हैं। बाहर कोरोना वायरस का खतरा था, सरकार कह रही थी बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी बनाकर रखिए, नहीं तो मर जाओगे, संक्रमण हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्हें घर जाना था। घर ही एक ऐसा स्थान है जो संकट की घड़ी में भी हमें अपनी तरफ खींचता है और हमारा साथ नहीं छोड़ता। घर में क्या सुकून है वो हमें इस कोरोना वायरस के दौरान पता चला। और वो जो घर का सुकून है, घर की शांति है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, उसी के लिए सारे लोग इतना बड़ा रिस्क उठाकर, अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर, काम धंधे छोड़कर कैसे जाएंगे, हजारों मीलों किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ेगा, इस बात की भी चिंता नहीं, सब निकल गए थे। इस महामारी ने जीवन और मृत्यु की परंपराओं को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कोरोना वायरस के दौरान मरने वाले लोगों के जीवन के अंतिम पलों में भी उनके अपने साथ नहीं थे, और जब मौत आई भी तो भी यह अकेलापन दूर नहीं हुआ, अकेले ही चले गए। क्योंकि संक्रमण के डर की वजह से या तो सरकारों ने लोगों को अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं दी, या फिर डर के मारे खुद ही लोगों ने अंतिम यात्राओं में शामिल होना बंद कर दिया था। और पूरी दुनिया से इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। देखिए, आज कुछ तस्वीरें हम आपको दोबारा से दिखा रहे हैं। ये ब्राजील की तस्वीर है जहां मास ग्रेव्स बनाई जा रही थी। ये सब कोरोना वायरस के शिकार लोग हैं। और आपको याद होगा, इस दौरान बड़े बड़े लोग हमें छोड़कर गए हैं। पिछले वर्ष 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। तब उनका परिवार अंतिम संस्कार में भी पीपीई किट पहनकर शामिल हुआ था। इस पिछले 1 साल में हमने इस तरह के अंतिम संस्कार देखे हैं। यह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार है।
इसी तरह आपको याद होगा शहीद ऋषिकेश जोंधले के अंतिम संस्कार में भी उनके परिवार ने ऐसे ही पीपीई किट पहनकर उनका अंतिम संस्कार किया था। कितना बड़ा बदलाव था हमारे जीवन में, हमारी परंपराओं में, हमारे जन्म लेने की परंपराओं में, हमारी मृत्यु की परंपराओं में। और आप इस तस्वीर से आप इसे समझ सकते हैं जो पिछले साल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। तब यूएई के एक अस्पताल में जन्म के बाद एक बच्चा एक डॉक्टर के चेहरे से मास्क खींचते हुए नजर आ रहा था। यह तस्वीर पूरी दुनिया में तब वायरल हो रही थी। कोरोना काल में यह बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने मास्क पहना हुआ है और यह तस्वीर बदलते युग को दर्शा रही थी। हमारे देश में कहा जाता है कि जब व्यक्ति आता है इस दुनिया में तो अकेला ही आता है और जब जाता है तब भी अकेले ही जाता है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमारे यहां कहा जाता है कि व्यक्ति पूरे जीवन अपनी जो असली कमाई समझता है वो ये समझता है कि उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग आए, उसके अंतिम संस्कार में कितने लोगों ने शोक मनाया, यही उसकी असली कमाई है। क्योंकि वो जाएगा तो अकेला, लेकिन उस समय भी उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होते हैं, इस बात से यह पता चलता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया। लेकिन यह कमाई भी कोरोना वायरस ने हमारे देश में लोगों से छीन ली, पूरी दुनिया में लोगों से छीन लिया और उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। शोक सभाएं भी ऑनलाइन होने लगी। यह परिवर्तन की वो श्रृंखला है जो महामारी के बाद अस्तित्व में आई और आज ये सभी बदलाव हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब हमें इनमें से कुछ भी अजीब नहीं लगता, इन सब चीजों की आदत सी पड़ चुकी है। हालांकि अब आप धीरे धीरे सब भूलने लगे हैं, अब आपके डर भी समाप्त होने लगे हैं। अब आपको कोरोना वायरस से उतना डर नहीं लगता जितना पिछले साल लगता था। अब आप मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना पिछले साल ले रहे थे। आज आपको अपनी नौकरी जाने का, अपने अस्तित्व का उतना डर नहीं है जितना पिछले साल था। हालांकि इस महामारी की वजह से हुए एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम आपका ध्यान और खींचना चाहते हैं। यह परिवर्तन पाकिस्तान से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान को मुफ्त में कोरोना वायरस की 4.5 करोड़ वैक्सीन की डोज देगा। पाकिस्तान यह वैक्सीन हमसे सीधे ना लेकर यह एक GAVI अलायंस के अनुबंधों के जरिए ले रहा है। GAVI अलायंस WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कई बड़ी फार्मा कंपनियों का एक ग्रुप है जो गरीब देशों के बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन की सुविधा देता है। पाकिस्तान की आबादी करीब 21 करोड़ है और वैक्सीन लेने के लिए वो दुनिया के कई देशों से प्रार्थनाएं कर चुका है। अब आप खुद सोचिए कि भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान अपने लोगों की जान बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन का ही इस्तेमाल करेगा। यह भी एक बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए आज इस विश्लेषण के अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो आपको सीखते रहना चाहिए, उन्हें रिवाइज करते रहना चाहिए और उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। पिछले साल के मुकाबले अब सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, नौकरियां वापस आ रही हैं, जिन लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे अब वो फिर से शुरू हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज फिर से खुलने लगे हैं, सब चीज़ें पहले जैसी धीरे धीरे होने लगी हैं और हो सकता है इस वर्ष के अंत तक आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि कोरोना काल कैसा था और उस समय आपने जो मुश्किल घड़ियों का सामना किया, उस समय का जो डर था, उस समय के आपके जो रिश्ते थे, वो सब आप भूल जाएंगे। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, भूलिएगा मत, उन्हें हमेशा याद रखिएगा, उस डर को भी याद रखिएगा, उस ज़माने में जो लोग आपके काम आए उन्हें भी याद रखिएगा, अपनों में और परायों में जो फ़र्क कुदरत ने आपको करके दिखाया उसको भी आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 चीज़ें जिन्हें आपने हमेशा हल्के में लिया। पहली बात, हेल्थ इज़ वेल्थ, इस पर यकीन करना शुरू कीजिए। आपकी जो हेल्थ है वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरी बड़ी बात आपको जो याद रखनी है वो ये, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और कोरोना ने आपको ये बताया कि जो ईमानदार है वो खुद भी बचेगा
और दूसरों को भी बचाएगा। ये जो कोरोना वायरस का पूरा उपचार था, ये पूरा की पूरा ईमानदारी पर आधारित है, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद दूसरों को यह बताना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम हैं, और आपको खुद ईमानदारी से अपने आप को क्वारंटीन कर लेना था। तभी आप खुद बचेंगे, तभी आपका परिवार बचेगा और तभी आपका समाज बचेगा। इसके लिए ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी थी। ईमानदारी से ये घोषणा कर देना, डिक्लेयर कर देना कि मुझ में ये सिम्टम्स हैं। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्क फ्रॉम होम क्या है? वर्क फ्रॉम होम में भी ईमानदारी की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप अपने घर से काम कर रहे हैं तब आपके ऊपर आपका जो बॉस है या आपका मैनेजर है वो काफ़ी हद तक नज़र नहीं रख पाएगा। आपको अपनी ईमानदारी से खुद से काम करके दिखाना होगा। आप चाहें तो काम चोरी भी कर सकते हैं और आप चाहें तो घर में बैठकर भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना आप दफ्तर में पहले करते थे। और 2-3 बातें ये आपको हमेशा याद रखनी है। और तीसरी बात जो है वो ये कि जो अनुशासन में जिएगा वो लंबा जिएगा और वो ज़्यादा सफल होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.